Hey guys, welcome to the channel Spirit of Chemistry. So this video is totally related with the chapter Thermodynamic. और इस वीडियो में मैं सारे के सारे थर्मोडायनेमिक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, सारे ही सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईआईटी जैम की बात करें, चाहे सीएसआईआर की, चाहे वो गेट की बात करें। बस डिफरेंट ये है कि किसी में कुछ पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है और किसी में कुछ पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और जो भी थोड़े बहुत भी फॉर्मूले अगर इस वीडियो में रह जाते हैं तो वो मैं अपने सेकेंड पार्ट के वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंसिविटी का। ये आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, अल्फ़ा को हम आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंसिविटी कहते हैं। सो हेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/v del v/del t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर से ही पता चलता है ये आइसोबैरिक है। जब भी कभी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। ठीक है, अब यहाँ पर आइडियल गैस के फेवर में अगर हम देखें, अगर हम आइडियल गैस के बेसिस पे देखें तो हमें पता है आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल्स टू NRT। अगर हम 1 मोल के लिए लें तो PV इक्वल्स टू RT होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम del V/del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की जगह हम वैल्यू अगर पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू -1/T मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का। इसमें हम आइसोथर्मल की बात जैसी करते हैं, इसका मतलब क्या ले रहे हैं, सिस्टम हमारा क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा जो है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है, जो कि होता है बीटा इक्वल्स टू 1/v del v/del p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में हम अगर del v/del p एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लें तो बीटा की वैल्यू हो जाती है 1/p। नेक्स्ट फॉर्मूला है आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक का मतलब है ऐसा सिस्टम जो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर आइसोकोरिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ठीक है, गामा इक्वल्स टू -1/p del p/del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, PV इक्वल्स टू RT। ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो del p/del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, उसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/T। ऑलराइट, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी और एट कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर हम डिफरेंस लें तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल सकते हैं। तो पहला रिलेशन तो यही बनता है, CP - CV इज इक्वल्स टू T del p/del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम और del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, तो नेक्स्ट रिलेशन है CP - CV इक्वल्स टू -T del p/del t का होल स्क्वायर del v/del p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसे कैसे याद करेंगे, जैसे कि पहला वाला था उसमें था CP - CV इज इक्वल्स टू T, तो T तो वैसे के वैसा आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा है del p/del t, वैसे ही आएगा, लेकिन जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे वैसे ही del v के नीचे del p आ जाता है। ठीक है, जिसका स्क्वायर होगा उसके नीचे तो del t रहेगा, लेकिन जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा है उसके नीचे वो क्वांटिटी आ जाएगी जिसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है CP - CV इक्वल्स टू -T del p/del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर del v/del t का होल स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो इसका स्क्वायर हो रहा है वो हो रहा है del v/del t का। अब जिसका स्क्वायर हो रहा है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा है उसके नीचे यानी del p के नीचे क्या आ जाएगा, वो क्वांटिटी जिसका स्क्वायर हो रहा है यानी del v आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन है CP - CV इज इक्वल्स टू R। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट है CP - CV इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा T इंटू V। अब ये जो है डिफरेंस वो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में। अल्फ़ा बीटा क्या था, मैंने बताया था, अल्फ़ा आइसोबैरिक था कोफिशिएंट था, और जबकि बीटा जो था वो हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट था। ठीक है, नेक्स्ट है CP - CV इज इक्वल्स टू TE अल्फ़ा स्क्वायर V। अब ये जो रिलेशन है वो इलास्टिसिटी और आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंसिविटी कोफिशिएंट के रिलेशन में है। ठीक है, यहाँ पर
ई जो है वो इलास्टिसिटी है, जो कि इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। स्ट्रेस क्या है यहाँ पर? स्ट्रेस एक तरह से प्रेशर देखते हैं ना, चेंज इन प्रेशर। सो स्ट्रेस की जगह हम डीपी लिखते हैं। और स्ट्रेन क्या है हमारा? कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो डीवी अपॉन वी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी डीपी अपॉन डेल वी, डीवी अपॉन वी। ठीक है, लास्ट रिलेशन देखते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, ब्रैकेट में 1+2a अपॉन आर टी बी। अब ये जो रिलेशन है वो वॉन्डरवॉल या रियल गैस के फॉर्म में है। ठीक है, अगर कभी भी वॉन्डरवॉल गैस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इसके डिफरेंस से रिलेटेड पूछता है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर 1+2a अपॉन आर टी बी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे, थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बार CSIR में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। अब ये जो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये हम प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं। जब हम प्रेशर के फॉर्म में लेंगे तो हम क्या लेंगे? डेल पी, ठीक है, डी पी या फिर पी लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर प्रोडक्ट में टी लगाया है, तो हमें ओवरऑल क्या चाहिए? प्रेशर के टर्म में चाहिए। तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं डेल टी से। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टी डेल पी अपॉन डेल टी माइनस पी। यहाँ पे टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी? प्रेशर में, यानी डेल पी माइनस पी के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस के फॉर्म में देखें यहाँ पर, तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 होता है। क्योंकि हम अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो इंटरनल एनर्जी हमारा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब अगर टेम्परेचर को ही हम कांस्टेंट रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? आइडियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एटम क्या है? 0, यानी गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। अब अभी हमने थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो देखी, वो हमने आइडियल गैस के लिए देखी। लेकिन अगर हम वॉन्डर वॉल की बात करें, तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमारा हो जाता है n² a अपॉन v स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू pi विच इज़ इक्वल्स टू पाई टी। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर वॉन्डर वॉल्स गैस। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन था, मैंने बताया था सी पी माइनस सी वी टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अगर हम रिप्लेस करना चाहें टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं पाई टी प्लस पी से। तो हमारा एक ये नया रिलेशन बन जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पाई टी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ऑलराइट, नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकेंड थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस बी। अब ये जो एंथैल्पी होती है यहाँ पर, जो सेकेंड थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये वॉल्यूम का यूनिट होती है। वॉल्यूम की यूनिट का मतलब है यहाँ पर जो हमने टी प्रोडक्ट में लिया हुआ है डेल वी के साथ, उसको हटाने के लिए, यानी ओवरऑल वॉल्यूम की यूनिट लाने के लिए हम क्या करेंगे? डेल टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये याद करने के लिए फॉर्म में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इसीलिए डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस V is the second thermodynamic equation of state। अब अगर हम आइडियल गैस की बात करें, तो हमारा डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों ही टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 है।
अब यही हम वांडरवॉल गैस के लिए बात करें तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो बी माइनस टू ए अपॉन आर टी प्लस टू ए अपॉन आर टी वी होगा, जहाँ पे हम टू ए अपॉन आर टी वी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि मैं हर बार ये बोल रही हूँ वांडरवॉल गैस और आइडियल गैस, तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। जहाँ पे आइडियल गैस का पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, वहीं वांडरवॉल गैस के लिए होता है पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इक्वल्स टू एन आर टी। उसी के बेसिस पे हम वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, सी पी माइनस सी बी है। ठीक है, मैंने बताया था टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जो रिप्लेस होगा वो होगा टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसकी जगह क्या आ जाएगा वी माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, जो कि होता है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू माइनस डब्लू, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्लू। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इफ़ वर्क डन इज़ बाय द सिस्टम, यानी अगर सिस्टम द्वारा वर्क हो रहा है तो डब्लू हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क सिस्टम पे हो रहा है, सिस्टम पर कोई वर्क हो रहा है, तो डब्लू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हीट सिस्टम द्वारा दी जा रही है तो हमेशा क्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर हीट सिस्टम द्वारा ली जा रही है तो क्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पर डब्लू वर्क डन और क्यू यहाँ पर हीट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी दो तरह के होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा या रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। वहीं अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो वहाँ भी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा या फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का मतलब मैं बता चुकी हूँ, अगर सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल कंडीशन होती है। एडियाबैटिक कंडीशन वो होती है जब हीट यहाँ पर कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी यहाँ से हीट अगर सिस्टम से फ्लो नहीं कर रही है या फिर हीट बाहर से नहीं ली जा रही है तो वो एक एडियाबैटिक कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, जिसमें कि हम देखते हैं अगर हम प्रेशर के फॉर्म में देखें तो माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू होता है। अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है और साथ ही साथ में हमें इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के बारे में दिया हुआ है, तो हम पी वन वी वन लॉन पी वन बाई पी टू की फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की वैल्यू दी गई है, लेकिन अगर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू दी है, तो फिर हम माइनस पी वन वी वन लॉन पी वी टू अपॉन वी वन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज़ आती है, मैंने बताया था कि आइसोथर्मल कंडीशन यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी दोनों ही क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्यू हमारा किसके इक्वल हो गया डब्ल्यू के इक्वल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल इक्वेशन। इसमें डब्ल्यू की वैल्यू होगी माइनस एन आर टी वन माइनस पी टू अपॉन पी वन अगर प्रेशर की वैल्यू दी है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू दी है तो माइनस एन आर टी वन माइनस वी वन अपॉन वी टू हो जाएगा। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है तो W इक्वल्स टू माइनस पी टू माइनस वी वन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि प्रेशर यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में P2 अपॉन पी वन हो रहा है, जबकि नीचे वाले फॉर्मूले में V1 अपॉन V2 हो रहा है। तो इसका कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए ऊपर वाले में P2 अपॉन पी वन है और नीचे वाले में V1 अपॉन V2 है। ठीक है, साथ ही साथ में आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी दोनों ही ज़ीरो हो जाएगा और क्यू किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। अब हम एडियाबैटिक वर्क डन के बारे में देखते हैं, जिसमें है वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के बारे में मैंने बताया था कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगी तो हीट हमारी क्या हो जाएगी ज़ीरो, यानी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू आ जाएगा चेंज इन इंटरनल
एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसीलिए वर्क डन अगर हम निकालें तो वर्क डन हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/γ-1 P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, इक्वल्स टू हो सकता है NR/γ-1 T2 - T1 अगर टेम्परेचर दिया हुआ है, जहाँ गामा की वैल्यू होती है CP/CV, जिसे हम बोलते हैं CP/CV रेशियो, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम पॉइजन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम पॉइजन इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है P(V)⁻γ इक्वल्स टू कांस्टेंट, सेकेंड है T(γ) P(1 - γ) इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड थर्ड वन इज द T(V)⁻γ-1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब जो आपको फॉर्मूले में या क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी है उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू पुट करके आप वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हम पॉइजन इक्वेशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पॉइजन इक्वेशन हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, जिसमें Q 0 ही रहेगा, यानी ΔU इक्वल्स टू -W के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला और है जो कि हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि इक्वल होता है ΔU/ΔT के, ठीक है। तो अगर हम ΔU के इक्वल अगर लिखना चाहें फॉर्मूले में तो हम लिख सकते हैं CV/ΔT के, यानी CV T2 - T1 के इक्वल हो जाएगा। ΔU इज इक्वल्स टू -P2V2 - V1 अगर P एंड V की वैल्यू दी है। अगर T और V की वैल्यू दी है तो हम लिखेंगे CV T2 - T1 इज इक्वल्स टू -nRT2 1 - V1V2। अब अगर हमें P एंड T की वैल्यू दी गई है तो हम लिखेंगे, यानी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे CV T2 - T1, ये गलती से आ गया CP - CV, ये नहीं होगा, ये होगा CV T2 - T1 इज इक्वल्स टू -P2 RT2/V2 RT1/V1 अगर प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है, अगर हमें कोई एटॉमिक या डायटॉमिक या फिर ट्रायटॉमिक गैस दी हुई है, अगर हमें उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो इसी पे रिलेटेड है, और ये एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जिसे हम इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें एक एटम दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। उसका हम ट्रांसलेशनल मोशन निकालेंगे, रोटेशनल मोशन निकालेंगे और वाइब्रेशन मोशन निकालेंगे, जिसमें हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन मिलता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डिफरेंट मोशन में जो एनर्जी देती है उसका सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये जो निकाला गया है वो डायटॉमिक गैस के लिए निकाला गया है, जिसमें 2 एटम है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6, ठीक है, जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन जो होगा वो 3 होगा, रोटेशनल मोशन 2 होगा, और हमें पता है वाइब्रेशनल मोशन हम कैसे निकालते हैं, लीनियर के लिए 3n-5 होता है, जबकि नॉन लीनियर के लिए 3n-6 होता है। अब हमें पता है कि डायटॉमिक गैस जो होती है वो लीनियर होती है, ठीक है, इसीलिए जो रूल लगेगा वो 3n-5 लगेगा, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 है, इसीलिए क्या हो जाए 3 × 2 6 -5, यानी 1 बचेगा। वाइब्रेशनल मोशन यहाँ पे सिर्फ 1 आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में हमेशा 2 से डिवाइड होता है, इसीलिए यहाँ पे ΔU जो आया है वो 3/2 RT प्लस 2/2 RT प्लस RT वाइब्रेशनल के लिए आया है, ठीक है। साथ ही साथ में एक फॉर्मूला होता है ΔU/T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू CV, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ΔU/T होता है। अब अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसीलिए CV क्या हो जाएगा हमारा 3/2R प्लस 2/2R प्लस R हो जाता है। ठीक है, अब इसी में एक और चीज़ है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको हाई टेम्परेचर दिया है तो हम वाइब्रेशनल को 100% मान के चलते हैं, यानी जो हमारा आया आंसर वही रहेगा। ठीक है, निकालने के बाद। लेकिन अगर मॉडरेट दिया है तो हम क्या कर देते हैं 0.20 RT लेते हैं, जबकि वाइब्रेशनल अगर लो टेम्परेचर पे है तो हम 0 लेते हैं वाइब्रेशनल मोशन का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि इनिशियल प्रेशर जो है वो फाइनल प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में हम एडियाबैटिक कंडीशन लेते हैं। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, Q इक्वल्स टू 0। इसका जो फॉर्मूला होता है वो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू -1/CP डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी को हम आइसो एंथैल्पिक जूल थॉम्सन बोलते हैं, जबकि डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके 3 केसेस बनते हैं। वो 3 केसेस क्या हैं, जिसमें पहला केस होता है जिसमें फाइनल टेम्परेचर हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तो इस केस में डीपी नेगेटिव आता है, यानी चेंज इन प्रेशर नेगेटिव आता है। यानी ये जो केस होता है वो हीटिंग का होता है। यानी अगर हम गैस को किसी एडियाबैटिक सिस्टम में एक साइड से दूसरी साइड में पास करते हैं पोरस प्लग के थ्रू, तो प्रेशर अगर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो दूसरे साइड में अगर जाएगी गैस तो वो हीटिंग देती है, यानी हीट हो जाती है। नेक्स्ट केस कूलिंग का होता है, जिसमें फाइनल टेम्परेचर अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो डीपी हमारा पॉजिटिव होगा। इस केस में हमारा म्यू जे टी जो होता है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, यानी अगर हम गैस को एक साइड से दूसरी साइड में पास कर रहे हैं एडियाबैटिक सिस्टम में तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाती है। थर्ड केस आता है जब हमारा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर दोनों इक्वल है, तो हम उस समय म्यू जे टी हमारा 0 आता है, यानी हीटिंग भी नहीं होती है ना ही कूलिंग होती है। इस केस में जो टी आई की वैल्यू होती है वो इज इक्वल्स टू 2A अपॉन RB के इक्वल होती है। साथ ही साथ में कुछ और फॉर्मूले इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बॉयल टेम्परेचर देखते हैं। बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू होती है A अपॉन RB। क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो 8A अपॉन 27 RB होता है, जबकि क्रिटिकल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल्स टू A अपॉन 27B स्क्वायर होता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो 3B होता है। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी रेशियो, ये गामा जो है हमारा, गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CB होता है। इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था। इसका एक और फॉर्मूला होता है गामा -1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CB। ठीक है, अब मान लीजिए हमने 2 गैसेस को मिक्स किया है, तो 2 गैस को मिक्स करने के बाद जो हीट कैपेसिटी रेशियो की वैल्यू होती है वो होती है N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है पर्टिकुलर गैस का। जैसे N1 है तो फर्स्ट गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और N2 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा जो सेकेंड गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स। वहीं CV1 और CV2 भी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द फर्स्ट गैस, एंड CV2 क्या है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी फॉर द सेकेंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सेकेंड गैस। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन के बारे में पढ़ा है। अब मान लीजिए अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा वॉल्यूम, यानी आइसोथर्मल या एडियाबैटिक कंडीशन में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या फिर प्रेशर की बात करें तो आइसोथर्मल कंडीशन में, या फिर एडियाबैटिक कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमेशा आइसोथर्मल के कंडीशन में वॉल्यूम हमेशा एडियाबैटिक के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जबकि अगर हम प्रेशर की बात करें तो आइसोथर्मल कंडीशन में एडियाबैटिक कंडीशन से प्रेशर ज़्यादा होता है। नाउ लेट्स सी द कॉर्नर साइकिल फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और CSIR नेट में तो काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वर्क डन का। वर्क डन हमेशा इक्वल्स टू होता है NR TH माइनस TC लॉन V2 अपॉन V1, जहाँ पे TH जो है वो
हाई टेम्परेचर की बात किया है, जबकि टीसी जो है हमारा लो टेम्परेचर की बात किया है। यानी सोर्स का जो टेम्परेचर है वो टीएच से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और जो सिंक का टेम्परेचर है उसे हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हीट की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू एन आर टी एच लॉन V2 अपॉन V1 के इक्वल होता है। अब ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ जो है हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में ड्रॉ हो सकता है, या फिर एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में, या फिर इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए टेम्परेचर की जगह कोई और चीज़ आ जाती है, जैसे कि एंथैल्पी आ गई, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम कॉर्नट साइकिल की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कॉर्नर साइकिल में 4 कंडीशन होती है, जिसमें पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, और फोर्थ होता है एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। इस चारों प्रोसेस के बाद ही हमें वर्क डन और हीट मिलती है, जिसमें हम कॉर्नट एफिशिएंसी को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ईटा इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू, वे डब्ल्यू आपको पता है, जब हम डब्ल्यू और क्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच इज इक्वल्स टू क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, टी एच जो है वो सोर्स के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि टी सी जो है वो सिंक के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। सेम यहाँ पे क्यू एच जो है वो सोर्स की हीट को रिप्रेजेंट करता है, और क्यू सी यहाँ पे सिंक की हीट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, जिसमें हम बीटा बोलते हैं। बीटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब वही पूरी प्रोसेस जो कॉर्नट साइकिल है उसकी पूरी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं, तो हमें हीट पंप का फॉर्मूला मिलता है इज इक्वल्स टू माइनस क्यू सी अपॉन डब्ल्यू, विच इज इक्वल्स टू द क्यू सी अपॉन क्यू एच माइनस क्यू सी इज इक्वल्स टू टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी। यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में जो कॉर्नट साइकिल में हमें एफिशिएंसी मिल रही होती है उसका रिवर्स हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब अगर हम दोनों में रिलेशन निकालना चाहें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में और कॉर्नट एफिशिएंसी में, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ईटा। हमेशा ईटा जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे, और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही सोर्स पे ना ही सिंक पे, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है वॉन डेर वाल गैस पे। अभी तक हमने जितने भी वर्क डन्स के बारे में पढ़ा था, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, वो हमने सिर्फ आइडियल गैस के लिए पढ़ा था। अब हम वॉन डेर वाल गैस के लिए पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी लॉन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन। ये वर्क डन का है फॉर वॉन डेर वाल गैस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एंथैल्पी के लिए, जो कि इक्वल होता है माइनस टू ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन प्लस आर टी बी 1 अपॉन वी टू माइनस वी माइनस 1 अपॉन वी वन माइनस बी। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन। हीट के लिए अगर देखेंगे तो इक्वल्स टू एन आर टी अलॉन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी होता है, और एंट्रोपी के लिए एन आर एल एन वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। वॉन डेर वाल गैस के लिए हम अगर देखें रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, तो वर्क डन की वैल्यू होती है सी वी टी टू माइनस टी वन माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस वी वन। एडियाबैटिक के लिए मैंने बताया है प्रोसेस के लिए कि डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी हीट ज़ीरो होती है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी वी टी टू माइनस टी वन माइनस टू ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन प्लस आर टी टू वी टू अपॉन वी टू माइनस बी माइनस टी वन वी वन अपॉन वी वन माइनस बी होता है। ठीक है, वही इंटरनल एनर्जी के लिए सी वी टी टू माइनस टी वन माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन होता है। एक फॉर्मूला और है जो कि अभी तक मैंने देखा नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हो, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डेल्टा एस इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू वी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा मैंने बता दिया है कि अल्फ़ा आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंसिविटी कोफिशिएंट है, जबकि बीटा जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट है। ठीक है,
अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एंट्रोपी से रिलेटेड, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि CSIR नेट में नॉर्मल वे में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। सो गाइस, अभी तक में मैंने एंट्रोपी तक के सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।